हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक नया रोजगार संदेश लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीपीएस में निकली हुई रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 68वीं बीपीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है कल रात को, और आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, आपको सारा नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। बहुत सारे बदलाव इस बार हुए हैं। इस बार बीपीएस में नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो गई है। तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस क्या है और क्या क्या बदलाव हुए हैं, मैं आपको पूरा भर्ती प्रोसेस अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, मैं भी बीपीएस की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट पर हूँ, और ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, और नोटिफिकेशन को भी चलो ओपन कर लेते हैं। नोटिफिकेशन ओपन कर लिया दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, बिहार लोक सेवा आयोग ये 68वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसका जो एक पूरा चार्ट इन्होंने दे दिया है। जैसे पुलिस जो उपाधीक्षक की वैकेंसी है गृह विभाग में, वो लेवल 9 पर है, और ये 8 वैकेंसी है। इसमें जो ऊपर वाला है ये पुरुष के लिए है, और जो नीचे वाला कॉलम है ये महिलाओं के लिए है। 8 वैकेंसी है, इसमें से 2 महिलाओं की वैकेंसी हैं। इसके लिए उम्र की बात करें तो दोस्तों, इसके लिए जो एज रखी गई है वो 20 साल रखी गई है, और जो ज़्यादातर 20 और 22 21-20 साल उसमें एज रखी गई है। तो जो और मैक्सिमम एज है इसमें 37 साल। अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 साल है, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 40 साल इसमें उम्र रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल की इसमें एज रखी गई है। तो ये सारी इन्होंने पोस्ट वाइज दी हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, और सबके लिए अलग अलग वैकेंसी निकली हुई हैं। बहुत सारे विभागों में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई हैं, तो उसी के हिसाब से इन्होंने एक ये चार्ट बना दिया है। इसको एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, और क्योंकि इसको अप्लाई अगर मैं इसको बताऊंगा एक एक करके तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी और बतानी है वीडियो में। तो इतना लंबा वीडियो लगता है मुझे सही नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर ये 281 वैकेंसी इसमें निकाली हैं, और इन्होंने 281 वैकेंसियों में से 77 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो बात कर लेते हैं इनकी शैक्षिक योग्यता की। तो एजुकेशन क्या रहने वाली है दोस्तों, एजुकेशन इसमें सब में ग्रेजुएशन मांगा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। लेकिन जो पद संख्या 3 है, यानी क्रमांक संख्या 3, इसके लिए इन्हें केवल जो साइंस साइड के से या तो स्नातक किया हुआ हो या बीटेक किया हुआ हो आईटी में या ऑटोमोबाइल में, उसी के लिए ये वैकेंसी रखी हुई है। जिला समन्वय पदाधिकारी के लिए ये जो वैकेंसी है ये इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन चेंज की है। तो ये तो बात होगी क्वालिफिकेशन की दोस्तों। अब हम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया क्रम संख्या 3 को छोड़कर बाकी सबके लिए स्नातक है या उसके समकक्ष कोई उसने परीक्षा दे के रखी हुई हो, कोई उसके पास क्वालिफिकेशन हो, तो उसको कर सकते हैं दोस्तों। जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन आवेदन होते हैं, इसमें आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर परीक्षाओं के अब ऑनलाइन आवेदन ही होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन इसमें 2 बार करने होते हैं। एक जो प्रथम परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए अलग से आवेदन होता है, और जो सेकंड परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा, उसके लिए अलग से आवेदन करना होता है। दोनों की फीस भी अलग अलग जमा होती है और आवेदन भी अलग अलग करना होता है। जितनी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज होती हैं उसका लगभग 10 से 12 गुना ये बंदे सेलेक्ट करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया। आरक्षण का ये है, जो बिहार सरकार का जो है अब उनका अपना नियम, उसी के हिसाब से ये आरक्षण इसमें दे रहे हैं। ये सब इन्होंने, ये जो कोड है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब इन्होंने कोड्स का चार्ट्स बना के दे दिया है। तो ये चार्ट्स अपना एक बार देख लीजिएगा जब फॉर्म आप अप्लाई करें ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई। अब क्या कहते हैं,
एजुकेशन की। दोस्तों अब वो थोड़ा एज के बता ही दिया था मैंने, वैसे एक बार इन्होंने यहाँ भी दिया है, इसका ओपन खोल के दिया है। तो 20, 21 और 22 साल मिनिमम एज है और 37 साल मैक्सिमम एज है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है पुरुष के लिए, और महिला पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 40 साल है। और SC ST के लिए इन्होंने 42 साल की इन्होंने एज ग्रुप रखा है। इसका एक ऊपर इन्होंने चार्ट बना के दे दिया है, वैसे उसमें भी आप जाके इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी शारीरिक क्षमता की। तो इन्होंने थोड़ा बॉडी फिटनेस के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया है इसमें। तो इसके लिए जो कैंडिडेट्स है वो स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ कैंडिडेट होना चाहिए, और कम से कम जो लंबाई है उसकी 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए। छाती बिना फुलाए 32 इंच मांगी गई है। और SC ST कैटेगरी के लिए इन्होंने जो आरक्षण है उसमें 2 इंच की छूट कर दी है, और 5.3 इंच इसमें इन्होंने इसकी लंबाई मांगी है, और छाती मांगी है 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु है, माफ कीजिएगा, न्यूनतम ऊंचाई है वो 5 फुट 2 इंच इन्होंने इसमें रखी गई है। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो दोस्तों जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जब हमको फीस सबमिट होगी तो फीस कितनी सबमिट करनी होती है। तो सामान्य जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये है, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये है, और बिहार राज्य के स्थायी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 150 रुपये रखी गई है। और दिव्यांगों के लिए जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं उनके लिए भी 150 रुपये है, और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये इन्होंने फीस रखी है। तो ये था इनका थोड़ा फीस का ये प्रारूप था। उसके बाद में फ़ोटो पहचान पत्र, जो फ़ोटो ID उन्होंने मांगी है वो इसमें देख लीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड होता है, ये सब चीज़ इन्होंने मांगा है। उस वो ये जिस समय आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे उस समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ लेकर जाइएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। अब थोड़ा सा जो इन्होंने परीक्षा रखी है, जो उसकी संरचना एक बार देख लेते हैं कि भी उसमें उन्होंने क्या क्या रखा है। तो उसमें देखिए दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें इन आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 घंटे की आपकी इसमें समाप्ति होने वाली है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग है वो लागू रहेगी, और जैसे मैंने बताया था जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, वो 10 गुना सिलेक्शन होगा। जितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 10 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अब इन्होंने कुछ जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है क्वालिफाइड होने के लिए, तो उसमें सामान्य वर्ग के लिए 40% नंबर लाने जरूरी हैं, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्तता यानी दिव्यांग के लिए 32% जो नंबर हैं वो लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रारंभिक परीक्षा में, नहीं तो वो कैंडिडेट परीक्षा से बाहर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अब आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में दोस्तों इन्होंने 3 पेपर इसके होंगे, तीनों पेपर 300 नंबर के होंगे। एक पेपर सामान्य हिंदी का होगा, एक सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें पत्र 1 और पत्र 2 होंगे, तो इसमें से आपको एक चूज करना है, और एक पेपर दोस्तों आपका होगा आपके सब्जेक्ट का, आपके विषय का, इसमें से आपका एक पेपर होगा, वो आपको वो चूज करना है। तो इस तरीके से 900 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में आ जाते हैं विषय कोड की इन्होंने एक पूरी लिस्ट यहाँ पे बना दी है, एक पूरी चार्ट बना के दे दिया है। तो आप किस भी ये सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिए हैं, और ये सब्जेक्ट के जो विषय हैं उनके कोड हैं। तो आप किस कोड में एक्सपर्ट हैं, किस कोड पे आप परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसी कोड में आपको पेपर देना होगा। तो यहाँ से आप कोड देख सकते हैं, लेके 4 से लेके और 37 तक इसमें कोड इन्होंने दिया है। और जैसा मैंने पहले बताया था, मुख्य परीक्षा के लिए जो कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, यानी अलग से आवेदन उसका मुख्य परीक्षा का दोबारा से फॉर्म भरना होगा। जो क्वालिफाइड हो जाएंगे कैंडिडेट्स, तो उसमें आपको एक वैकल्पिक जो विषय है उसका भी आपको चयन करना होगा, और वो आपको जरूर भरना है।
तो उसके साथ साथ अब बाकी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सारा एक बार। उससे पहले जो मुख्य मुख्य चीज़ है मैंने आपको बता दिया है, और इसमें जो पेपर होंगे वो दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों लैंग्वेज, दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग की। क्वालिफाइंग में इसमें वही यही है जो मैंने बताया था, मिनिमम जो परसेंटेज है जो प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाइंग है वही सेकंड में भी है। मिनिमम परसेंटेज 40%, 36.5%, 34% और 32% जो प्रारंभिक परीक्षा में है वही इसमें इन्होंने रखा है। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई व्यक्तिगत परीक्षण के लिए कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के जितने भी रिक्तियाँ हैं उनके 2.5 गुना कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। 2.5 गुना कैंडिडेट, एक मेरिट लगेगी, उसके आधार पर ये 2.5 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। अब जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू दोस्तों होने वाला है 150, माफ़ कीजिएगा 120 अंकों का, यानी 900 अंक का आपकी मुख्य परीक्षा हो गई और 150 अंक का आपका इंटरव्यू हो गया। तो कुल मिलाकर 1020 अंक का आपका टोटल जो पेपर है, टोटल जो परीक्षा है वो आपकी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, और ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भाग लेना अनिवार्य है। वो तो भाग लेंगे, जब कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा क्लियर करेंगे तो भाग क्यों नहीं लेंगे, तो भाग तो लेंगे ही। तो ये तुमको बताने वाली बात इसमें अभी है नहीं। ठीक है दोस्तों, और स्वास्थ्य परीक्षण भी वहाँ पे एक होगा, इनकी एक अपनी टीम होगी, उस टीम के द्वारा जो एक बोर्ड होगा उसके द्वारा ये स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, और उसके लिए आपको तभी उसी टाइम पे 16 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए, और तभी आपको आगे के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हाँ जैसे मैंने बताया था, ये देखिए इन्होंने जो सूची बनेगी लास्ट में जो मेरिट बनेगी उसमें मुख्य परीक्षा में 900 अंक हो गए और साक्षात्कार में ये 120 अंक हो गए। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 1020 अंक का ये पूरा पेपर होगा, और इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी, इसके आधार पर आपकी जो मेरिट बनेगी इसी के आधार पर आपकी होने वाली लगने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब बात आ गई मेरिट की। मेरिट कैसे लगनी है वो सब बता दिया है मैंने आपको। और अब दोस्तों ये है उम्मीदवार का मंतव्य, यानी अभी जो इन्होंने 68वीं संयुक्त परीक्षा ये करा रहे हैं, इसमें इन्होंने अभी बताया था कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों पहली बार हो रही है, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए इन्होंने 3 कॉलम दिए हैं। उसमें करना क्या है, इसमें कैंडिडेट जब अप्लाई करेगा, चाहे घर से करें या साइबर कैफे से करें, कहीं से करें, तो इन चीज़ों का विशेष तौर पर कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग है। इसमें इन्होंने 3 नंबर्स दिए। इसमें या तो कैंडिडेट इसमें कह रहा है कि 50 आउट ऑफ 150, यानी जब पेपर कैंडिडेट देगा तो 150 में से 50 क्वेश्चन पे अगर वो नेगेटिव मार्किंग चाहता है तो उसको 1/3 क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, या आधा यानी 1/3 नंबर काटा जाएगा, यानी 0.33 या आधा नंबर काटा जाएगा रॉन्ग आंसर पर। कैंडिडेट्स क्या ये चाहता है, या ये चाहता है कि भाई 1/4 काटा जाए, या फिर सारे क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग सबसे लास्ट बार इन्होंने दिया है कि सारे क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग पर 1/4 कौन सा जो रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग है वो होनी चाहिए 1/4। तो देख लीजिएगा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लगे आप उस टाइम पे जरूर भरें। इस पर का विशेष ध्यान रखना। और ये अभी चयन भी हो सकता है, इसका पूरा अधिकार अभी आयोग के पास अभी इन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है। अभी ऐसा भी नहीं है कि ये निर्णय इसमें लेना है या नहीं लेना है, नेगेटिव मार्किंग है भी या नहीं है, अभी इसका भी सिक्योरिटी भी नहीं है। इन्होंने फॉर्म में कॉलम दे दिया है, तो हो सकता है इसको बदल भी नहीं आगे चल गए, तो इसका पूरा अभी अधिकार अभी आयोग के पास है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डेट्स की, तिथि की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जो भरने की तिथि है वो 25 नवंबर से स्टार्ट होगी, और जब इसकी ये फॉर्म भरा जाएगा, इसकी लिंक ओपन हो जाएगा, तो एक बार मैं आपको दूसरा वीडियो और बना दूंगा कैसे अप्लाई करना है वो सब बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है इसका अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों लास्ट डेट जो इसकी 20 दिसंबर
होने वाली है अप्लाई करने की। इसके बाद दोस्तों अगर आपको क्या कहते हैं एडिट करना है, कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलत भर गया है, तो उसके लिए आपको 30 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा, यानी 30 तारीख तक भी जाके आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड ये आप नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इनको जब आप फॉर्म भरें तो उनको उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा अपने पास, और वो सब चीज़ आप याद जरूर रखिएगा, कभी पता चले आप वही भूल गए तो फिर कैसे करेंगे। देखिए इन्होंने यहाँ पे भी इसका दे दिया है कि अब इसको सुरक्षित रखें, वरना इसमें आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कैंडिडेट्स की सारी जिम्मेदारी इसमें होने वाली है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, आप ये दिशा निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा जब एग्ज़ाम देने जाएं तो, ठीक है। और तो ये लगभग अभी मैंने पूरा वीडियो दिखा दिया है और सारा कुछ समझा भी दिया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।